हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आप सबकी बायोलॉजी मेंटर, एजुकेटर सृष्टि मैम आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। उड़ती पतंगों की तरह आप भी ढेर सारी ऊंचाइयां छुएं। जैसे पतंग आपकी कट जाती है तो आप निराश हो जाते हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो आपको निराशा की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन फिर आप अपनी एक नई पतंग बनाइए और उसे बहुत ऊँची उड़ान ले जाइए। क्योंकि जैसे पतंग में आप उड़ान भरते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में भी आपको उड़ान भरना है, आपको रुकना नहीं है। चलिए तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक। कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट्स करके बताया भी था कि मैम आप ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल का कोई वीडियो लेकर आइए। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स लेकर आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है रेस्पिरेशन, कैसे होता है रेस्पिरेशन और प्लांट्स में बेसिकली कैसे प्लांट रेस्पायर करते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग फूड मटेरियल लेते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, उसका कहीं ना कहीं होता है ऑक्सीडेशन। और उस ऑक्सीडेशन से बच्चों हमें मिलती है एनर्जी, एटीपी। तो वो एनर्जी का बच्चों होता क्या है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में करती क्या है? वो एनर्जी बेसिकली तीन चीज में काम आती है। पहले तो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट में, दूसरा मूवमेंट में और तीसरा ब्रीदिंग में। अगर हमारे बॉडी में ये सारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होते हो रहे हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, तो इन सब में बच्चों इस एटीपी का मेजर रोल है, जो मेजर रोल प्ले करती है। एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, आप बच्चों जानते भी होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब जो बच्चे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होगा, उसका सबस्ट्रेट क्या होगा? मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका ऑक्सीडेशन होगा हमें एनर्जी मिलेगा। तो रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो आपको पता है कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मतलब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं जब, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है। वो कौन-कौन से कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, अगर हम उनकी बात करें, तो हमारा जो भी फूड मटेरियल होगा, जो भी हम अपटेक करते हैं, वही एज़ अ सबस्ट्रेट वर्क करता है रेस्पिरेशन में। जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स लेते हैं, तो यही सब रेस्पिरेशन के लिए एज़ अ सबस्ट्रेट एक्ट करता है और रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। हम आगे बात करें तो रेस्पिरेशन में अगर इन सारे कंपाउंड्स का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अभी हमने पहले देखा पिछले स्लाइड्स में कि सारे जो हमारे फूड मटेरियल के कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उनमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। अगर कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलेगी। वही एनर्जी क्या है बच्चों? एटीपी है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी बॉडी में एज अ एनर्जी करेंसी वर्क करता है, इसलिए इसका एक और नाम है एनर्जी करेंसी। व्हेन एनर्जी इज नीडेड, एटीपी इज ब्रोकन डाउन। अगर हमारे बॉडी में फिर इस एनर्जी की नीड हुई, तो यही एटीपी मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एटीपी है उसका कहाँ रोल है। अगर अगर हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें, अगर हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें, अगर हम अपने बॉडी से कोई मूवमेंट कर रहे हैं उसमें, ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसमें, उन सभी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी क्या है बच्चा? एटीपी है। तो हम आगे बात करते हैं ब्रीदिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में अब ब्रीदिंग होता कैसे है? तो बच्चों प्लांट्स में बेसिकली गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिससे बेसिकली कार CO2 और ऑक्सीजन का, कार्बन फॉर्म का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का गैसेस एक्सचेंज होता है। वो क्या है बच्चा? तो एक है स्टोमेटा, जो कि आपको पता है प्लांट्स के लीफ में पाए जाते हैं, और दूसरा है लेंटिसल्स। लेंटिसल्स प्लांट्स में स्टेम्स में पाए जाते हैं और गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं प्लांट जो है CO2 तो ले रहा था और क्या रिलीज कर रहा था?
ऑक्सीजन। लेकिन रेस्पिरेशन में जस्ट उल्टा होता है। रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स है वो क्या लेता है, O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने CO2 को अपटेक किया और O2 रिलीज किया। O2 के साथ साथ H2O भी उसने बनाया। तो ये प्रोसेस था हमारा फोटोसिंथेसिस। तो ये आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन की या गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो ये बच्चा देखो स्टोमेटा है, जिसके कारण प्लांट्स O2 को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक इसी तरह गैसेस एक्सचेंज करने के लिए स्टेम्स में, देखो बच्चों, स्टेम्स में ऐसे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, सेल्स नहीं बोल सकते हम, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण स्टेम में गैसेस एक्सचेंज होता है और उन्हें हम कहते हैं लेंटी सेल्स। आगे हम बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग को रेस्पिरेशन करने के लिए एक हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जैसे कि लंग्स, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? इसका रीजन तो होगा, क्योंकि साइंस में कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती है। तो इसका भी बच्चों रीजन है कि प्लांट्स क्यों उन्हें नीड नहीं होती किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण प्लांट्स को जरूरत नहीं पड़ती कि उन्हें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। पहला बच्चा क्या है, पहला ये है गैसेस ट्रांसपोर्ट इज लिमिटेड because each plant parts take care its own gases exchange। प्लांट्स में जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब हर ऑर्गन के लिए अलग अलग गैसेस ट्रांसपोर्ट होगा उनमें। जैसे कि अभी मैंने बताया, प्लांट्स में अगर लीव्स का पार्ट है तो वो गैसेस एक्सचेंज किस फॉर्म में कर रहा है, किस ऑर्गन से कर रहा है या किस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से कर रहा है, तो वो स्टोमेटा से कर रहा है। अगर हम बोले प्लांट में स्टेम है, तो स्टेम में गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, उसमें लेंटिसेल्स पाए जा रहे हैं, उससे हो रहा है। प्लांट का हर पार्ट अलग अलग अपने हिसाब से गैसेस एक्सचेंज करता है, इसलिए इसको अलग से एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। दूसरा है कि गैसेस एक्सचेंज इज वेरी लो। अगर हम एनिमल के कंपैरिजन में बात करें या हमारे कंपैरिजन में बात करें तो इनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो लो अमाउंट में होता है हमारी कंपैरिजन में, इसीलिए भी इनको कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड पॉइंट है कि जो इनका लीव्स होगा बच्चों उसमें से मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया उसमें स्टोमेटा पाई जाती है। अगर स्टोमेटा से वो O2 ले रहे हैं तो वहीं CO2 रिलीज करते हैं। वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके कारण प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लिविंग सेल्स हैव कांटेक्ट विथ एयर। प्लांट्स का जितना भी पार्ट होगा, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्रूट, सब कुछ का देखो एक्सपोजर जो होता है एयर से वो ज्यादा है। प्लांट्स का सारा पार्ट एयर के एक्सपोज में रहता है। अगर प्लांट का बच्चों सारा पार्ट एयर के एक्सपोज में है तो हर पार्ट उसका आसानी से गैसेस एक्सचेंज इन्वायरमेंट से कर सकता है। इसीलिए भी प्लांट को किसी भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्टेम ऑल्सो हैव लेंटिसेल्स, जैसा कि अभी मैंने बताया। और दूसरा ये भी रीजन है बच्चों कि पेरेंकाइमेटर सेल्स आर लूजली अरेंज्ड इन प्लांट एंड इट्स हैविंग अ एयर स्पेसेस। मतलब प्लांट्स में जो पेरेंकाइमेटर सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। पेरेंकाइमेटर सेल्स किसमें पाए जाते हैं, अगर हम बात करें तो वो स्टेम्स में, लीव्स में, इन सारे ऑर्गन में पाए जाते हैं और उसमें लूजली वो अरेंज्ड होते हैं। उसका रीजन ये भी है कि जो पेरेंकाइमेटर सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से एयर स्पेसेस के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर किसी में एयर स्पेसेस पाई जा रही है तो वो उसे लूज बनाएगी, बाउंसी प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए भी प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की नीड नहीं होती गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम आगे बात करते हैं। तो जो प्लांट में बेसिकली रेस्पिरेशन होता है उसका रिएक्शन क्या है, तो उसका हम रिएक्शन की बात करें बच्चों तो उसमें ग्लूकोज जो है C6H12O6 उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और बनता है CO2, वाटर एंड ATP।
अगर हम इस प्रोसेस को देखें कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ और बनाया इसने CO2, तो हम अभी बोल रहे थे कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट क्या कर रहा था, O2 अपटेक कर रहा था, O2 ले रहा था और CO2 क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। आई होप बच्चों ये देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि O2 इस रिएक्शन से भी कंफर्म हो रहा होगा कि O2 प्लांट ने लिया और CO2 रिलीज किया। और CO2 रिलीज किया यानी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का क्या किया इसने, ऑक्सीडेशन किया। और अभी मैंने बोला था कि हमारा जो फूड मटेरियल है, हमारा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उनके बीच कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एनर्जी हमें मिलेगा। तो यही बच्चा जो है ग्लूकोज, उसका हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण हमें मिला CO2, जो कि CO2 रिलीज होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और हमें एनर्जी भी मिली, ये ATP भी मिली, जो हमारे अदर वर्क में, अदर फंक्शन में यूज होगी, जहां जहां हमें एनर्जी की नीड होगी वहां वहां फिर ये ATP उस एनर्जी को फुलफिल करेगा हमारे बॉडी में। तो ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो नॉट ऑल द लाइब्रेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट, मतलब अगर ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उससे एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो सारा का सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज आउट नहीं होगा, उसका कुछ फॉर्म कहीं और कोई अदर प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होगा। Some steps to couple release energy to ATP synthesis. इसी फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हुआ है, कुछ स्टेप्स ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का, कुछ स्टेप्स एटीपी सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करेगा। यानी ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसमें का कुछ स्टेप्स जो है उसके, वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे एटीपी को बनाने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों, तो रेस्पिरेशन दो प्रकार का, टू टाइप्स का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो उसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन का एनारोबिक की बात करें हम, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एनारोब्स। तो अगर हम एनारोब्स की बात कर रहे हैं, तो जो एनारोब्स होंगे बच्चों, वो टू डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट एनारोब्स और दूसरा होता है फैकल्टेटिव। अगर हम बच्चों कहीं ऑब्लिगेट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है ट्रू, यानी उनका नेचर हमेशा एनारोबिक ही रहेगा, को कभी भी ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, उनको उनके लाइफ में कुछ स्टेजेस में उन्हें ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, यानी वो फॉल्स एनारोब्स होते हैं, वो पार्शियली एनारोब्स और पार्शियली एरोब्स दोनों होते हैं, इसलिए ऐसे एनारोब्स को हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब हम बच्चों बात करते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, यानी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसको हम ईएमपी पाथवे इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसको जो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था एमडेन मेयरहॉफ पैर्नस, यानी गस्टव एमडेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पर्नास ने मिलके ईएमपी पाथवे दिया था, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। और इन्हीं तीन साइंटिस्ट के नाम पे ही ग्लाइकोलिसिस का नाम ईएमपी पड़ा था। अब हम आगे बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है बच्चों। तो देखो बच्चों, इसमें दो वर्ड आ रहा है, ग्लाइको और लिसिस। कहीं पर भी वर्ड लिसिस अगर आए, कहीं पर भी आपको लिसिस वर्ड दिखे, तो लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब बच्चों होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन होगा। और ग्लाइको यानी ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोलिसिस में हम कहीं ना कहीं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज
कहेंगे। अगर हम ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके बनता है पाइरुवेट। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा पाइरुवेट, और ये ही प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। अगर हम पूछें कि ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, ग्लाइकोलिसिस का साइट कहाँ है, ग्लाइकोलिसिस सेल के किस साइट में होगा? तो ग्लाइकोलिसिस का हम साइट की बात करें कि ग्लाइकोलिसिस सेल में कहाँ पे होगा, तो ग्लाइकोलिसिस सेल में बच्चों साइटोप्लाज्म में होता है। सेल साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बनेगा। ये पाइरुवेट का होगा क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पाइरुवेट बना। ये पाइरुवेट एक्ट एज अ फॉक, देखो एक्ट ऐसा फॉग फॉग की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि देखो यहां से तो ये स्ट्रेट था, रोड स्ट्रेट थी, मेटाबॉलिक की जो रोड थी वो स्ट्रेट रोड थी, लेकिन यहाँ से फिर रोड का डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसीलिए इसको हम ये भी बोलते हैं कि पाइरुवेट एक्ट एज अ फॉग इन द मेटाबॉलिक रोड। मेटाबॉलिक रोड के लिए पाइरुवेट एक फॉग की तरह एक्ट करता है। जैसे हम बच्चों कहीं पर जा रहे हैं और अचानक से हमें तिराहा या चौराहा दिख गया, तो हम वहां पे ऐसे खड़े होके फिर हम देखते हैं ना, हमारे पास चार ऑप्शंस है। हम अगर चौराहा है तो हम इधर से अगर आए, हमारे पास फिर क्या कितने ऑप्शन बचे? तीन बचे। हम इधर भी जा सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं, हम सामने भी जा सकते हैं। जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे कहाँ वो हमारी नीड पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमें मान लो हमारे पास तीन ऑप्शन है और किसी ने मुझे बोला है कि हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमें बुक्स का शॉप दिखेगा, हम राइट में जाएंगे तो हमें सारे मतलब क्लॉथ्स या शॉपिंग मॉल्स दिखेंगे, और हम सीधे जाएंगे तो हमें कोई भी अ, मतलब तुम्हें अगर मूवी देखना है तो वहां तुम्हें जाना है। तुम्हारी नीड क्या है, तुम अपने नीड के हिसाब से बच्चों वो रोड चूज करोगे। अगर तुम्हें बुक्स लेने जाना है तो तुम लेफ्ट जाओगे, अगर तुम्हें शॉपिंग करने जाना है तो तुम राइट जाओगे, और अगर तुम्हें मूवी देखने जानी है तो तुम स्ट्रेट जाओगे, सीधे जाओगे। ठीक इसी तरह जब ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बनता है बच्चों, तो अब पाइरुवेट के पास दो रास्ता हो गया, एक वो लेफ्ट भी जा सकता है और एक वो राइट भी जा सकता है। तो जाएगा कहाँ? ये उस सेल पे डिपेंड करेगा जहां पे ग्लाइकोलिसिस, जिस सेल में ग्लाइकोलिसिस हुई है। ग्लाइकोलिसिस बच्चों हो गई किसमें? सेल के साइटोप्लाज्म में। पर उसको ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करना है, अगर उस सेल में ऑक्सीजन की कमी दिख रही है उसे, तो ये पहला वाला रोड चूज करेगा। अब ऑक्सीजन की कमी इसको दिख रही है तो ये बना देगा फिर पाइरुवेट से इथेनॉल या लैक्टेट, ठीक है। इस प्रोसेस को, पाइरुवेट से इथेनॉल या लैक्टेट बनने वाले प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का एब्सेंट हमने दिखाया, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर हम पाइरुवेट को इधर एसिटिल कोएंजाइम की तरफ भेज रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं इसको ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन करानी है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, इसे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है तो ये सेकेंड मेटाबॉलिक रूट को फॉलो करेगा और पाइरुवेट से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बना देगा एसिटिल कोएंजाइम ए। ये बच्चा एसिटिल कोएंजाइम ए का होगा क्या? तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए फिर भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। हम आगे बात करें। अच्छा, तो इसमें एक चीज और बताओ, अरे पाइरुवेट से एथेनॉल या लैक्टेट बन रहा है, तो ये हम बात कर लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन की, लेकिन अगर पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? अगर ये ऑक्सीजन यहाँ यूटिलाइज हो रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं ना
कि ये ही हमारा प्रोसेस जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। यानी कहीं ना कहीं एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा क्या, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, क्रेब्स साइकिल चलाएगा, क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होंगी जो सेकेंड मेटाबॉलिक रोड अगर फॉलो हुआ तो। फर्स्ट मेटाबॉलिक रोड फॉलो हुआ तो क्या होगा, ग्लूकोज से पायरुवेट बना जो कि प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस का, दोनों के लिए कॉमन है। फिर पायरुवेट से बना इथेनॉल और लैक्टेट, जो कि इसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है बच्चों, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। हम आगे बात करते हैं। तो आगे बच्चों अभी हमने देखा कि प्लांट्स में बताया भी था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस से हमें सुक्रोज मिलता है। में अगर ग्लाइकोलिसिस पाथवे चलानी है सेल में, तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे चलाने के लिए ग्लूकोज तो होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस पाथवे का सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे चलाने के लिए बच्चों हमारे पास होना चाहिए ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आएगा कहाँ से, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये ग्लूकोज आएगा कहाँ से। प्लांट्स में बच्चों फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स करता क्या है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन रिलीज करता है तो बनाता भी तो है, शुगर भी बनाता है। शुगर में सुक्रोज अगर प्लांट्स ने बनाया तो ये सुक्रोज इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब यही जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, यही है सबस्ट्रेट ग्लाइकोलिसिस का। यानी प्लांट्स में सुक्रोज जो बना वो इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, क्योंकि हमको पता है सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज एक बच्चा डाइसेक्राइड्स है, और डाइसेक्राइड्स में मतलब 2 शुगर्स, और सुक्रोज जो चीज से मिलके बना होता है वो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो सुक्रोज का हम इनवर्टेज के प्रेजेंस में उसको ब्रेक कर देते हैं हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे के लिए या ग्लाइकोलिसिस के लिए। ग्लाइकोलिटिक पाथवे या ग्लाइकोलिसिस में बच्चों होता क्या है, तो ग्लाइकोलिटिक में ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये इनिशियल स्टेप्स है, अभी हम आगे आपको बताएंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है बच्चों, इस स्टेप में बस देखो ध्यान दो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, यानी ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। यानी ग्लूकोज में हमें फॉस्फोराइलेशन कराना है, ग्लूकोज में क्या कराना है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का एडिशन कराना है। ग्लूकोज में फॉस्फेट का एडिशन कराएगा कौन, ग्लूकोज में फॉस्फेट का एडिशन कराने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम्स होना चाहिए, तो जिसके लिए जो एंजाइम्स लगता है उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। काइनेज बच्चा जहां पे भी वर्ड आता है काइनेज, तो काइनेज का काम ही है फॉस्फोराइलेशन कराना। काइनेज का काम ही है फॉस्फो, अच्छे से थोड़ा लिख दूं आप लोगों को राइटिंग ना समझ में आए तो, फॉस्फोराइलेशन कराना। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अगर फॉस्फोराइलेशन कराना है तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप का मतलब एडिशन कराना है। अब इसको कराने के लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। काइनेज वर्ड जहां पे भी आ रहा है उसका मतलब है फॉस्फोराइलेशन होगा वहां पर। अब यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट क्या है हमारा, हेक्सोज, हेक्सोकाइनेज लिखा हुआ है हेक्सोज, यानी कि जो शुगर है हमारे पास वो हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन का शुगर है। आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 6 कार्बन के शुगर होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो
एंजाइम लग रहा है, हेक्सोकाइनेज लग रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्सोकाइनेज को किसी और फॉर्म में, अगर आपका ग्लूकोज है तो क्या लिख लोगे, क्या लिख सकते हो आप, ग्लूकोकाइनेज। अगर फ्रक्टोज है तो लिख सकते हो आप फ्रक्टोकाइनेज, जिसको मैंने कंबाइंडली लिख दिया है हेक्सोकाइनेज। तो चलो बच्चों आगे हम बात करते हैं कि जो आप ग्लाइकोलिसिस है उसमें टोटल कितने स्टेप्स होंगे। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसमें टोटल 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टोटल 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और 2 स्टेप्स पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस में ऐसे 2 स्टेप्स हैं जहां पे एटीपी यूज होगा, ठीक है। ऐसे कई अदर भी स्टेप्स हैं जहां पे एटीपी बनेगा, पर कहाँ पे एटीपी यूज होगा पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर बनेगा, जो अभी हम बताएं किसके प्रेजेंस में बनेगा, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में। तो ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, वहां पे पहला एटीपी यूटिलाइजेशन होगा। दूसरा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। यहाँ पे भी देखो फॉस्फोराइलेशन ही हो रहा है, लेकिन पहले देखो 6th पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन हो गया है, फर्स्ट पोजीशन पे भी फ्रक्टोज के फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। पहला, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तब हमारा एटीपी यूटिलाइज होगा, यानी एटीपी का यूज होगा। दूसरा, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा तब भी हमारा एटीपी यूटिलाइज होगा। यानी ये 2 मेजर स्टेप्स है जहां पे एटीपी यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी यूज होता है। अब हम आगे बात करें तो देखो एटीपी यूज हो रहा है, देखो बच्चों, पहला ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, स्टेप नंबर 1। टोटल 10 स्टेप है, अभी मैंने बोला कि ग्लाइकोलिसिस में हम देखेंगे कि टोटल 10 स्टेप्स हैं, तो एक एक करके 10 स्टेप्स हम देखते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन कैसे रहा है, जो एंजाइम लग रहा है वो लग रहा है हेक्सोकाइनेज। हम पहले ही बोले हैं कि जहां पे भी काइनेज वर्ड आ रहा है यानी हो रहा है वहां पे क्या, फॉस्फोराइलेशन, वहां हो रहा है बच्चा फॉस्फोराइलेशन। यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो गया, यहाँ पे एटीपी देखो यूटिलाइज हुआ, एटीपी का ब्रेक डाउन हुआ, एडीपी बना, एटीपी से एडीपी बना, यानी एटीपी यूज हुआ इसमें, एटीपी बना नहीं, एटीपी यूज हो गया इसमें। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। आपको पता है ग्लूकोज भी 6 कार्बन का शुगर, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का शुगर, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, बताओ जल्दी, ग्लूकोज में पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोन ग्रुप। यानी कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप का एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक दूसरे के आइसोमर फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं आइसोमराइजेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम का नाम है, देखो बच्चों, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन कराना है हमें, एक ही ग्लूकोज को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करा देना है, उसके कार्बन को भी कम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि कार्बोनिल ग्रुप कुछ और ग्रुप में चेंज हो गया, बस कार्बोनिल ग्रुप का जो 2 फॉर्म था, एक एल्डिहाइड फॉर्म एक कीटोन फॉर्म, बस उस चीज को हमें कन्वर्ट करना है, यानी कहीं ना कहीं आइसोमेरिक फॉर्म्स में बनाना है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अगर हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं तो हम क्या करा रहे हैं, इसमें आइसोमराइजेशन करा रहे हैं। तो आइसोमराइजेशन करा रहे हैं यानी कहीं ना कहीं जो एंजाइम लगेगा वो कौन सा लगेगा, एंजाइम आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन कराना है तो लगेगा आइसोमरेज। आइसोमरेज के आगे बच्चे ये क्यों लिखा हुआ है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, क्योंकि ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन करा रहे हैं। जो ग्लूकोज है उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, जो ग्लूकोज है उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, यानी फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन हम करा रहे हैं इस एंजाइम में, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। तो ये दूसरा स्टेप, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएं, 2 स्टेप हम देख लें। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे बच्चा,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम बना रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना रहे हैं, यानी फिर वही काम हम कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं। फिर से हम यहाँ फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं। कैसे फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं? पहले तो हम 6th पोजीशन पे इसमें फॉस्फेट ग्रुप था, अब इसी फ्रक्टोज के 1 पोजीशन पे भी फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जो हमारा बना प्रोडक्ट फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ पे जो स्टेप 3 में एंजाइम लगेगा उसका नाम फिर से होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज क्योंकि फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं, फॉस्फो क्यों? क्योंकि फॉस्फेट का एडिशन करा रहे हैं, फ्रक्टो क्यों? क्योंकि शुगर जो हमारा है वो फ्रक्टोज शुगर है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये टोटल 3 स्टेप अभी हम देख लिए, जिसमें 2 स्टेप में फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे भी एटीपी यूज हो रही है, एटीपी से एटीपी बन रहा है। अब हम आगे के स्टेप्स देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के। तो ग्लाइकोलिसिस का 4th स्टेप देखो बच्चा है, 2 अलग रूट चलते हैं। एक बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से पीजीएल और डीएचएपी, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखो दोनों 3-3 कार्बन के बन रहे हैं, यानी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अभी तक 6 कार्बन का था। 6 कार्बन से हम अगर कोई एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें 6 कार्बन मेंटेन भी तो करना है, तो इसलिए 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं, जो एक दूसरे से इंटरकन्वर्जेबल फॉर्म में बनते हैं। तो अगर हम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 3 कार्बन का चीज बना रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? एल्डोलेज एंजाइम लगाएंगे और पीजीएल और डीएचएपी बना देंगे। ये हमारा है 4th स्टेप, जिसमें एल्डोलेज लगेगा और फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनेगा पीजीएल या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये दोनों का जो इंटर कन्वर्जेबल है, ये दोनों इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जिस एंजाइम से इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी ये भी एक तरह से आइसोमेरिक फॉर्म है, तो जो एंजाइम यहाँ पे लगेगा उसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जिसमें पीजीएल और डीएचएपी आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे। पीजीएल बनेगा बच्चा बीपीएजी में कन्वर्ट होगा, पीजीएल कन्वर्ट होगा बीपीएजी में। अब पीजीएल बीपीएजी में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे देखो एक NADH बन रहा है, NAD से, NAD प्लस से, तो ये स्टेप 6 है, जिसमें लगेगा एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट से बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज लग रहा है। जहां पे डिहाइड्रोजनेज लगेगा वहां NADP प्लस से NADH बन जाएगा। फिर बीपीजीए से फिर बन रहा है पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में अब देखो यहाँ पे ये वाला स्टेप जो है स्टेप 7, स्टेप 7 में बच्चा देखो एटीपी बन रहा है, एटीपी यूज नहीं हो रहा है, तो कहाँ कहाँ पे एटीपी बन रहा है? स्टेप 7 में एक तो बन रहा है यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से पीजीए बन रहा है, और यहाँ पे लग रहा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, यानी फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक फॉस्फोराइलेशन हो जा रहा है और बन रहा है पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमें बनाना है फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पे एक वाटर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और बन जाता है फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फिर फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है हमारा पीईपी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जहां पे एंजाइम लगता है इनोलेज, जो स्टेप 9 है। फिर स्टेप 9 के बाद ये पीपी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड में, जहां पे एटीपी फिर से बनता है, और इस स्टेप को हम 10th स्टेप कहते हैं, कि यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, यानी पाइरुवेट में फिर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो पाइरुविक एसिड बनेगा, इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट काइनेज। ये टोटल 10th स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, और कैसे हो रहा है आप लोगों ने देखा। तो हम अब इसमें एटीपी किस किस स्टेप में
बन रहा है उसकी हम बात करें तो देखो बच्चों यहाँ पे स्टेप 7 में जहाँ बीपीजीए बीपीजीए से पीजीए बन रहा है, यहाँ पे एक एटीपी बन रहा है। एटीपी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एटीपी बन रहा है, दूसरा एटीपी बन रहा है स्टेप से पायरुविक एसिड जब बन रहा है। देखो यहाँ पे एक एटीपी बन रहा है यानी स्टेप 10 पे, स्टेप 7 और स्टेप 10 पे बन रहा है एटीपी पीईपी बन रहा है पायरुविक एसिड में। ये दो में जब बन रहा है तो एटीपी बन रहा है। और ये जो बच्चा एनएडीएच जो बन रहा है, ये एनएडीएच भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी का फॉर्म है। तो एनएडीएच किस स्टेप पे बन रहा है? स्टेप 6 पे एनएडीएच बन रहा है जहां पे डिहाइड्रोजनेज लग रहा है। अगर हम कहीं पर भी देखेंगे डिहाइड्रोजनेज आ रहा है मतलब वहां पे एनएडीएच लग रहा है। इस पूरे 10th स्टेप्स को हम देखें समरी तो एक ग्लूकोज से हमें टोटल कितने एटीपी मिले? 4 एटीपी। एक ग्लूकोज से हमें 4 एटीपी मिले। बच्चों बोलोगे मैम कैसे 4 एटीपी बने तो दो ही थे, 4 कैसे मिल गए? तो 4 कैसे मिल गए हम देखो बता रहे हैं। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ बीपीजीए लगा, इसीलिए अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ बीपीजीए पीजीए में कन्वर्ट हो रहा है तो एक एटीपी बन रहा है। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ बीपीजीए बच्चा लग रहा है तो दो एटीपी बनेगा यहाँ बनेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे एक फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एक एटीपी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं? दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पे जो एटीपी बन जाएगा दो बन जाएगा। दो एटीपी यहाँ, दो एटीपी यहाँ, तो टोटल कितने एटीपी? 4 एटीपी। तो टोटल कितने एटीपी बच्चा? 4 एटीपी। यानी एक ग्लूकोज से 4 एटीपी का सिंथेसाइज होता है, 4 एटीपी हमको मिलता है। अगर ग्लाइकोलिसिस के की प्रोडक्ट की बात करें मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमें ग्लाइकोलिसिस में मिला क्या? तो ग्लाइकोलिसिस में फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला पायरुविक एसिड, जो अभी हम आप लोगों ने देखा कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होके बना रहा था पायरुविक एसिड, जो ये 10th स्टेप था और पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में ये बना रहा था, पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में, और यहाँ पे भी दो एटीपी बन रहा था। अब इस पायरुविक एसिड का होगा क्या? अब यही पायरुविक एसिड या एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन कराएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराएगा। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल चलाएगा, एटीपी बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें करेगा। अब हम आगे बात करते हैं तो ये थोड़ा सा समरी देख लेते हैं हम। इस पूरे ग्लाइकोलिसिस का समरी क्या है? इस ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा क्या? तो पूरे पूरे ग्लाइकोलिसिस की समरी क्या थी बच्चों? फिर से देख लो एक बार। ग्लूकोज आया, पहला स्टेप ग्लूकोज में बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहले स्टेप्स में क्या बना? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में बच्चों बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से दो रूट डाइवर्ज हो गया, एक बना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम पीजीएल कह रहे थे, दूसरा बना डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको हम डीएचएपी कह रहे थे। ठीक है, तो एक बना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पीजीएल, दूसरा बना डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डीएचएपी, जो एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल था। अब हम छठवें स्टेप की बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम कह रहे थे बीपीजीए। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम कह रहे थे पीजीए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद फिर बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट,
टू फॉस्फोग्लिसरेट के बाद बना फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है बच्चों, बना फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब इस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के बाद 10th स्टेप जो हमारा बना था वो बना था पाइरुविक एसिड। तो ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है जो आप लोगों ने देखा। कहाँ कहाँ पर एटीपी लग रहा था, तो स्टेप 1 में एटीपी यूज हो रहा था, स्टेप 3 में एटीपी यूज हो रहा था। कहाँ पे एटीपी बना, तो स्टेप 7 में एटीपी बना था, 2 एटीपी बना था यहाँ, और स्टेप 10 में 2 एटीपी बना था, यहाँ पे 2 एटीपी बना था। यानी कि टोटल 2 एटीपी लगा तो 4 एटीपी बना। ठीक है, 2 जगह एटीपी लगा, 2 जगह एटीपी बना, लेकिन टोटल एटीपी कितने बने, 4 एटीपी। ग्लाइकोलिसिस का जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट जो है वो क्या है, पाइरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 4 एटीपी का। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पाइरुविक एसिड बनता है वो फिर क्या करेगा, उसका होगा क्या, तो वो 2 डिफरेंट रूट में चले जाएंगे। पहला रूट में किसमें जाएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। दूसरा रूट क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फिर 2 रूट क्या, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का फिर रूट क्या, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फिर वही जाएगा, पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो बच्चों ये पूरा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बोलिए, फिर से एक बार बता दूंगी मैं अगर नहीं समझ में आया तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया हुआ, क्योंकि बहुत सिंपल ही था। तो आप स्टेप्स याद कर लीजिए, बेसिकली ये देख लीजिए कि किस स्टेप्स पे एटीपी यूज हो रही है, किस स्टेप पे एटीपी बन रही है, इसका प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, इस एटीपी का फिर कहाँ यूटिलाइजेशन होता है, ये पायरुविक एसिड कहाँ फिर जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप पढ़ाई कीजिए।